जावा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि बहुत समय बाद यहाँ पर लौटी हुई थी एंड उसका भाई लू उसका वेलकम कर रहा होता है। शाह यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मुझे वेलकम कर रहे हो या फिर मेरी वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो या फिर तुमने ये बर्थडे पार्टी का ऑर्गेनाइज किया है। इतना धूमधाम से वेलकम करने की क्या ही ज़रूरत थी। लू उसे बताने लगता है कि देखो तुम ज़्यादा बड़बड़ाओ मत, तुम यहाँ पर लू फैमिली की इकलौती बेटी हो और सबसे प्यारी बेटी हो, तो तुम्हें तो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना होगा ही और तुम्हें हम हमेशा जो अच्छा होगा वही करेंगे। एंड यहाँ पर शाह का भाई लू उसे बड़े अच्छे से ट्रीट करता है। उसकी पूरी फैमिली भी उसे ऐसा ट्रीट करती है कि जैसे उसके स्टैंडर्ड्स एकदम हाई सेट कर दिए हो। फिर बाद में यहाँ पर शाह उसे टेक सिखाने लगती है जो कि जी का होता है। एंड यहाँ पर जी ने उससे प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उसके लिए एक बड़ी सी डायमंड रिंग लेकर आएगा। एंड जैसे ही यहाँ पर लूज टेक्स को देखता है वो उसके हाथों में पुरानी रिंग को देखता है, कहता है कि टूटी फूटी रिंग देने के बाद ये डायमंड रिंग की बात कर रहा है, मुझे तो इस लड़के से कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। फिर हमें शाम बोलने लग जाती है कि जो भी हो मेरा ही बंदा है वो। एंड बाद में यहाँ पर लू से कहता है कि देखो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इसे तुम्हारे लिए ऐसे क्या कर लिया या फिर इसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है कि तुम उसके प्यार में इतनी पागल हो गई हो। दिल से यहाँ पर शाह बताने लग जाती है कि कल उसकी जी के साथ में शादी है। ये सुनकर यहाँ पर लू खुश हो जाता है तो शाह यहाँ पर उसे उसका गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए बोल देती है। लू कहता है कि टेंशन मत लो एंड वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है जहाँ पर उसके गार्ड्स सारे एग्रीमेंट्स और टेम्पलेट्स लेकर आ जाते हैं। एंड ये होता है 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, वो भी जी की कंपनी में, ताकि जी को बड़ा अच्छा लगे। शाह खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर शाह को याद आता है कि अभी तक तो उसने जी को उसकी हेल्दी रिच और वेल्दी लाइफ के बारे में बताया ही नहीं है, यानी कि जी के अकॉर्डिंग शाह एक मामूली से इंसान है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि शाह कितने बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये सारा का सारा आइडेंटिटी का खुलासा शाह कल वेडिंग के टाइम पे करने वाली थी ताकि यहाँ पर जी को वो सरप्राइज़ दे पाए। इसके बाद में यहाँ से लू चला जाता है और एक बहुत सी लग्जरियस कार आती है जिसके अंदर से उसका हस्बैंड जी बाहर आता है। साथ साथ वहाँ पर मियाँ भी उसके साथ ही होती है। मियाँ का स्टमक देखकर यहाँ पर शाह समझ जाती है कि शायद से वो प्रेग्नेंट है एंड ये शायद हकीकत में बदल जाता है क्योंकि मियाँ सचमुच में प्रेग्नेंट होती है। एंड यहाँ पर जी यही बता रहा था कि मियाँ मेरे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। शाह ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है क्योंकि उनकी वेडिंग अभी तक हेल्ड हुई नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग मैरिज ब्यूरो गए थे, अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन किया था, उनके पास मैरिज का सर्टिफिकेट भी है, तो लीगली एंड बाय लॉ वो लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं। शाह यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मुझ पर चीट कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर वो भी उसे चिल्लाते हुए बताता है कि मैं चीट थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मियाँ की जान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मियाँ को यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पास इन सब का टाइम नहीं है, तो डॉक्टर ने यही तरीका निकाला है कि बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से यहाँ पर वो उसे ठीक कर सकते हैं। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। शाह यहाँ पर उसे चीटर बुलाते हुए उस पर बहुत चिल्ला रही थी, कह रही होती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। तो फिर यहाँ पर जी भी उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि अरे मैं यहाँ पर किसी की लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी की लाइफ को एक न्यू ज़िंदगी दे रहा हूँ एंड तुम यहाँ पर मुझे चीटर का नाम दे रही हो, तुम कभी नहीं सुधर सकती हो। एंड यहाँ पर आसपास के जो लोग होते हैं वो शाह को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते कि देखो ना कैसी वाइफ है इसकी, मियाँ तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो फिर वो एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर तो उसकी हेल्प कर ही सकता है, ऐसे भी उसकी जान तो बचाना चाहता है। मियाँ यहाँ पर खड़ी सारे के सारे ड्रामे का मजा ले रही होती है एंड बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाने लगता है। शाह कहते कि ठीक है माना तुम यहाँ पर मियाँ की फिक्र कर रहे हो, तो फिर मेरी फीलिंग्स का क्या, मेरी लाइफ का क्या, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है, तो तुम क्या मुझसे डिवोर्स देने वाले हो और कुछ ही दिनों में यहाँ पर हमारी शादी है, उसका क्या होगा। जी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि रही बात शादी की तो वो मैंने पोस्टपोन कर दी है, तुम इतने साल तक वेट की हो तो थोड़ा तो वेट और कर ही सकती हो ना तब तक। यहाँ पर शाह को बड़ा बुरा लगने लग जाता है। फिर यहाँ पर मियाँ होती है जो सिंपल कार्ड प्ले करने लगती है, कहती कि देखो मुझे माफ़ कर देना, जैसे ही मेरा बेबी होगा वैसे ही मैं चुपचाप यहाँ चली जाऊँगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कंपेंसेशन लेकर आई हूँ। और वो अपने बैग से 1 मिलियन का कार्ड निकाल कर उसे देने लगती है एंड ऐसे तरीके से देखती है कि शाह की नज़र उसकी रिंग पर चली जाती है एंड ये रिंग वही डायमंड रिंग होती है जो कि जी ने उसे फ़ोटो भेजी हुई थी। तो वो जी पर चिल्ला उठती है कि ये तो वही डायमंड रिंग है ना जो तुम मेरे लिए खरीद रहे थे। एंड बाद में यहाँ पर मियाँ जी से कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे डायमंड रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, शाह को पसंद नहीं आएगा, अब देखो वो मुझ पर कैसे चिल्ला रही है। बाद में यहाँ पर जी शाह पर चिल्लाने लग जाता है कि एक बस रिंग ही तो है, तुम रिंग के लिए यहाँ पर जेलस क्या फील कर रहे हो, तुम का कोई गोल लेकर हो।
यहाँ पर शाह को गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि बस एक रिंग, तुम्हें ये चीज़ बस एक रिंग लगती है, इसके पीछे के इमोशंस लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहे। बाद में यहाँ पर मियाँ रिंग को निकालने लगती है, कहती कि जान दो शाह, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पर मैं इस रिंग को तुम्हें देना चाहती हूँ। और यहाँ पर जियो से वो रिंग को देने से मना कर देता है, कहते कि देखो मियाँ, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है, तो ये तुम्हें ही अपने हाथों में पहनना होगा। एंड यहाँ पर जी शाह से कहने लग जाता है कि ऐसे भी तुम अगर इस रिंग को पहनोगी तो सभी लोगों को डाउट जाएगा। ऐसे भी मियाँ यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो सभी के अकॉर्डिंग इस वेडिंग में सिर्फ मैं और मियाँ ही जा सकते हैं, ना कि तुम। शाह को यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। शाह को यहाँ पर पास की बात भी याद आती है जहाँ पर वो लोग मैरिज ब्यूरो में थे एंड उन्होंने अपने सर्टिफिकेट को लिया हुआ था। तभी यहाँ पर जियो उसके लिए एक सस्ती हल्की फुल्की सी रिंग लेकर आ गया था स्टॉल से, जो कि टूटी फूटी थी। वो कहता है कि देखना, जैसे मैं यहाँ पर पैसे अर्न करने लगूंगा मैं तुम्हें बड़ी अच्छी सी रिंग दूंगा। एंड यहाँ पर शाह उसी टूटी फूटी रिंग में बहुत खुश होती है। तो फिर बाद में वो उसे याद दिलवाने की कोशिश करती कि तुम्हें याद भी है जब तुमने मुझे ये रिंग दे दी तब तुमने मुझसे क्या कहा था। एंड जी को इस बारे में कुछ याद ही नहीं होता है। वो कहता है कि इतनी पुरानी बात मैं याद कहाँ से रखूँगा। दूसरी ओर मियाँ होती है जो कि जी से कह रही थी कि तुमने यहाँ पर शाह के लिए गिफ्ट लिया है, तुम क्यों ना वो गिफ्ट शाह को दे दो। मैंने कहा था ना कि शाह को एक गिफ्ट देकर अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, तो हमें भी उसके लिए कोई गिफ्ट ले लेना चाहिए। एंड बाद में यहाँ पर जियो से नेकलेस देने लग जाता है। शाह यहाँ पर उस नेकलेस को देखकर हंसने लग जाती है, कहती है कि तुमने यहाँ पर मियाँ के लिए 1 मिलियन की डायमंड रिंग खरीदी है और मेरे लिए यहाँ पर सिंपल सा 1000 का स्टॉल से उठाया हुआ रिंग, और अब तुम मुझे यहाँ पर एक नेकलेस दे रहे हो जो कि उससे भी ज़्यादा सस्ता है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ उसे कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर भाव को क्यों देख रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर मन के भाव देखने चाहिए। भले उसने मुझे इतनी महंगी रिंग दी हो, लेकिन तुम्हारे दिल में और उसके दिल में सिर्फ तुम दोनों ही तो हो। तुम यहाँ पर अपने इंटेंशंस क्यों बदल रही हो शाह। एंड यहाँ पर वो उसके पास आ जाती है एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने लग जाती है। एंड धीरे से वो उसे कानों में कहती है कि क्यों, देखा ना मैंने तुम्हारे हस्बैंड को किस तरीके से छीन लिया। उसने कभी भी लाइफ में तुम्हें टच नहीं किया होगा, लेकिन मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हूँ। शाह को गुस्सा आता है एंड यहाँ पर वो उसका हाथ ही मरोड़ देती है एंड मियाँ ऐसे चिल्लाती है कि जैसे उसका हाथ ही टूट गया हो। एंड यहाँ पर जी गुस्से में आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है, कहता है कि शाह क्या तुम थोड़ी सी पागल हो, यहाँ पर मियाँ प्रेग्नेंट है और तुम उसे इस तरीके से सता रही हो, बुली कर रही हो। तो फिर बाद में यहाँ पर वो उसी पर चिल्लाने लग जाती है। मियाँ यहाँ पर जी को शाह के साथ झगड़ने से मना करती है, कहती कि देखो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा हो। एंड जी को लगता है कि वाह ये लड़की कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो वो इस बात पर भी शाह को सुनाना शुरू कर देता है कि मियाँ को देख रही हो, इतना सब होने के बाद भी, बीमार रहने के बाद भी, प्रेग्नेंट होने पर भी वो बेचारी हमारी साइड ले रही है, वो बेचारी हमारे झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। वो मुझे अंडरस्टैंड करी और एक तुम हो जो तुम अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी भी नहीं हो। फिर बाद में यहाँ पर शाह उसे धमकी देती है कि अगर तुमने एक बार भी मुझे और टच किया तो फिर याद रखना मैं इस बार इस थप्पड़ सहकर बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे डिवोर्स मानने लग जाती। जी कहता है कि बस भी करो अपना नाटक, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मुझे डिवोर्स दे ही नहीं सकती हो। लेकिन यहाँ पर शाह अपने डिवोर्स वाली चीज़ को लेकर बड़ी ही श्योर होती है। एंड ये बस डिवोर्स नहीं है, शाह सारी चीज़ें वापस लेने वाली है जो कि यहाँ पर उसने सी को दी हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बेचारी परेशान हो जाती है, जिसके बाद यहाँ से शाह चली जाती है। मियाँ यहाँ पर जी से कहने लग जाती कि प्लीज़ मेरी वजह से तुम लोग डाइवोर्स मत लो। जी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो गुस्से में ये सब बोल कर गई है, वो कहाँ मुझसे डाइवोर्स लेने वाली है, देखना खुद ब खुद यहाँ पर घुटनों में आकर मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए मना करने लगेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह होती है घर पर, जहाँ पर लू को सारी बात का पता चल जाता है। एंड लू यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि एक तो मैं उसी कंपनी में 10 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ एंड यहाँ पर वो मेरी बहन को छोड़कर किसी और के साथ में चक्कर चला रहा है। ऐसे इंसान की तो मैं स्किन उखाड़ कर रख दूंगा। लेकिन यहाँ पर शाह से कुछ भी करने से मना करती है। लू कहता है कि तुम यहाँ पर बैठी रहोगी, तुम यहाँ पर रोती रहोगी, ऐसा मैं होने बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। ऐसे लोगों के साथ तो हमें बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी चाहिए। शाह कहते कि हाँ मैं भी आप ही की बहन हूँ, मुझे भी पता है कि आखिर हमें क्या करना है। आप जाकर यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इसी को दे सकते हो कि यहाँ पर लू फैमिली और लू ग्रुप की जो रियल लेडी है वो खुद ब खुद यहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी। फिर इसके बाद मैं देखना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होगा, किस तरीके से वो नील डाउन कर मुझसे वापस से अपने पास आने की कोशिश करेगा। एंड साथ ही साथ वो अपने भाई को डाइवोर्स पेपर्स रेडी करने के लिए कह देती है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर
लू शाह को बताने लग जाता है कि उसने सारी प्रिपरेशंस करके रख दी है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे डाइवोर्स एग्रीमेंट्स भी देता है। शाह कहते हैं कि अब देखना मेरी रियल आइडेंटिटी जानने के बाद वो क्या करता है, और ज़रूर वो यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए मेरे पास था। मैंने यहाँ पर उसे सारी चीज़ें दी, मैंने उसके बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, एंड यहाँ पर उसे लगता है कि मेरे पास बस उतने ही पैसे थे, मेरे पास अब पैसे नहीं है, इस वजह से यहाँ पर वो किसी और के पास जा रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लू उसे सारी की सारी अरेंजमेंट्स बताने लग जाता है कि उसने यहाँ पर उसे हर एक जगह पर बुला दिया है, जिसके बाद में यहाँ पर वो सारी चीज़ें वैसी होगी जैसा शाह चाहेगी। एंड यहाँ पर उसके भैया ने उसे एक गोल्डन होटल के अंदर ही मीटिंग को सेट किया होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मियाँ और जी उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर होटल को बाहर से देखते ही वो लोग बहुत मेस्मराइज हो जाते हैं, क्योंकि इस होटल में आना, इस होटल का इंटीरियर देखना, इस होटल का आर्किटेक्चर देखना हर एक लोगों के दिल में रहता ही है। लेकिन होटल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हर कोई इसके अंदर आने अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बहुत खुश हो जाती है, कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर लू फैमिली की लवली लेडी और सबसे बड़ी लेडी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पर्सनली इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आ रही है। जी कहता है कि देखा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ही मेरी लकी चार्म हो, तुम यहाँ पर आई हो, इस वजह से ये डील वो पर्सनली मेरे साथ साइन करने के लिए आई है। और क्या पता हम उन्हें हमारे वेडिंग में इन्वाइट कर सके, तब तो हमारी वेडिंग यहाँ पर और भी अच्छे से हो जाएगी, और तो और यहाँ पर बिजनेस डील्स भी हमें मिलते जाएंगे। फिर यहाँ पर खुशी खुशी वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगते, लेकिन यहाँ पर दूर से वो लोग देखते हैं कि उस होटल के अंदर से मिस्टर गोल्डन सर्कल का मालिक आ रहा होता है। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसे देखकर तुरंत ही रुक जाते हैं, उन्हें लग रहा था कि शायद से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पर आने वाला है, तभी यहाँ पर इतने सारे लोग उसका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। इतने में वहाँ पर वो इंपॉर्टेंट पर्सन शाह आ जाती है। दूर खड़े जी को लग तो रहा था कि वो शाह है, लेकिन मियाँ उससे ना बोलती है, कहती कि शाह यहाँ पर क्या करेगी, अगर वो आ भी गई तो इतने सारे लोग यहाँ पर उसका वेलकम क्यों ही करेंगे। एंड उन्हें लग रहा होता है कि शायद से ये वो वही लेडी होगी लू फैमिली की, तो फिर जाकर हमें उससे मिल लेना चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह अंदर की ओर आ जाती है, जहाँ पर सर्कल क्लब का ओनर वैंग उसे रिप्रेजेंट करता है और साथ साथ वेलकम भी। बाद में यहाँ पर शाह से सारी अरेंजमेंट्स करने के लिए कह देती है, एंड फिर बाद में वो लोग प्रिपरेशंस करने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर जी और मियाँ आ जाते हैं। जी यहाँ पर शाह को देखते ही उसे रोकने के लिए कह देता है। मियाँ कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता है इस बड़े से पैलेस में हम यहाँ पर शायद से हमारी वेडिंग हेल्ड करने वाले, और क्या पता तुम यहाँ पर इस वेडिंग को ख़राब करने के लिए आई रहो। तो यहाँ पर शाह साफ साफ कह देती है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ से जाने दो। जी कहता है कि अब बस भी करो नाटक, मुझे पता है मियाँ यहाँ पर इस वजह से तुम बोल नहीं पा रही हो, वो क्या है ना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होगा। देखो मैं मानता हूँ कि कल तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, वरना मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाऊँगा और तुमसे बात नहीं करूँगा। शाह कहती हूँ कि तुम मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, अभी से बात मत करो ना, मेरी लाइफ एकदम शॉर्ट है और एकदम पीसफुल है तुम्हारे बिना। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ उसे कहने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर मैं हूँ, इस वजह से तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांग पा रही हो। मैं समझ सकती हूँ एक लड़की यहाँ पर अनजान लोगों के सामने शायद ज़रूर फील करती है। साथ साथ यहाँ पर जी भी शाह को वार्निंग देने लग जाता है कि देखो मियाँ यहाँ पर ऑलरेडी मेरे बच्चे के सामने प्रेग्नेंट है, अब मैं उसके साथ वेडिंग हेल्ड करने वाला हूँ, और तुम्हारी हरकतों को देखकर तो लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा, तो फिर हमें सचमुच डाइवोर्स लेना ही होगा। शाह कहते हैं कि हाँ डाइवोर्स तो हमें लेना ही पड़ेगा, तुम हाँ कहो या ना कहो डाइवोर्स तो होकर ही रहेगा, क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं रह ही नहीं सकती। जी यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि लगता अभी तक तुम्हारा गुस्सा उतरा नहीं है, देखो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अभी के अभी नील डाउन कर मुझसे और मियाँ से माफ़ी मांग लो, तो फिर मैं वापस से तुमसे बात करूँगा और तुम्हारे पास आने के लिए रेडी हो जाऊँगा। शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि माफ़ी और मैं मांगूँ, जिस चीज़ की गलती मैंने की भी ना हो उसकी माफ़ी मैं आके क्यों ही मांगूंगी, और ऐसे भी मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बिजनेस की वजह से आई हूँ, तो फिर तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो तो बेहतर होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर जी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर होती है मियाँ एंड वो उसे रोकने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जी और मियाँ मैनेजर से बात कर रहे होते, जहाँ पर मैनेजर उन्हें लू ग्रुप की लेडी के बारे में बता रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड और हम्बल इंसान है और वो बिज़नेस वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, और उसके बिज़नेस टेक्निक और उसके बिज़नेस वाली चीज़ों की वजह से उनकी वजह से यहाँ पर कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर पा रही है, और इस डील को साइन करवाना तुम्हारे लिए फिर तो आसान होना चाहिए। गलती से भी उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कहा जाता है कि कभी कभी वो शॉर्ट टेम्पर हो जाती है।
एंड यहाँ पर जी और मियाँ खुश हो जाते हैं, कहते कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ही हैंडल कर लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर पीछे से जी देखता है शाह को और सोच में पड़ जाता है कि इस लेडी ने यहाँ पर शाह के जैसे कपड़े क्यों पहने। उसे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने अच्छे ब्रांड वाले कपड़े पहने होंगे और यहाँ पर शाह ने सेम फेक ब्रांड के पहने होंगे, इस वजह से इन दोनों के कपड़े मैच हो रहे। लेकिन जैसे यहाँ पर शाह अपनी शक्ल दिखाती है, वो दोनों यहाँ पर शाह को देखकर शॉक हो जाते हैं। बट अभी यहाँ पर उन्हें पता नहीं होता कि वो लू फैमिली की इकलौती बेटी है। अभी यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा होता कि वो जानबूझकर अंदर आई हुई है ताकि यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांग सके। तो फिर यहाँ पर जी उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन शाह यहाँ से कहीं पर भी जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मियाँ जाती है, डोर को क्लोज कर आती है ताकि यहाँ पर अंदर की बातें बाहर ना जा पाए। एंड यहाँ पर वो शाह पर चिल्लाने लग जाती है, कहते तुम्हें पता भी है कि आज जी के लिए और उसी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, एंड यहाँ पर तुम उस दिन को इस तरीके से बर्बाद करना चाहती हो। साथ साथ यहाँ पर जी भी शाह को बाहर जाने के लिए कहता है, बोलता है कि माना तुम यहाँ पर हमसे गुस्सा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आज का दिन तुम आकर स्पॉइल कर सकती हो। तुम बाहर चली जाओ, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाओ, उसके बाद में हम बातें कर सकते हैं। मियाँ तो यहाँ पर जी की साइड लेते हुए बोलने लग जाती है कि जी ने यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए क्या कुछ मेहनत नहीं की है। उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए अपनी रात की नींद को खोई है। वो तो बेचारा खाना खाने तक भूल जाता था, इतना काम में वो व्यस्त हो जाता था। यहाँ पर शाह हंसने लग जाती है, कहती कि खाना खाना भूल जाता था और सोना भूल जाता था। आखिर तुम कौन से स्ट्रगल की बात कर रही हो? मैंने तो अपनी एंटायर लाइफ में उसे ऐसा स्ट्रगल करते हुए देखा ही नहीं है। एंड शाह यहाँ पर सच्चाई बोल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जी को वो सब कुछ मिला है जो कि शाह ने उसे देने की कोशिश की है। यहाँ पर शाह जी को डाइवोर्स पेपर्स देती तो है, लेकिन वो पेपर्स वो शाह के ऊपर ही फेंक देता है। फिर बाद में यहाँ से वो चुपचाप उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। साथ साथ यहाँ पर शाह कहते कि देखो तुम ऐसे भी मियाँ को लव करते हो, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, तो फिर डाइवोर्स पेपर साइन करने से इतना कतरा क्यों रहे हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे इन्वेस्टमेंट वाला एग्रीमेंट दिखाने लग जाती है। ये एग्रीमेंट जी देखकर डर जाता है, कहता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुम क्या इस एग्रीमेंट को चुरा कर लाई हो और इन सारी चीज़ों में तुम मुझे ड्रैग डाउन कर रही हो ताकि सबका बात यहाँ तक मुझ तक पहुँच जाए एंड सबको लगे कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को चोरी करने की कोशिश की है। साथ साथ आप मियाँ पर शाह को बोलने लग जाती है कि देखो शाह, ये सारी चीज़ें ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सब कुछ रूल्स के अगेंस्ट है और ये सारी चीज़ें एथिकल नहीं है। अगर किसी को पता चला तो फिर तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। जी कहता है कि देखो शाह, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कौन से इंटेंशन से आई हो, तो फिर एक काम करो, बाहर जाकर हमारा इंतज़ार करो, लेकिन जैसे मैं बाहर हूँ याद रखना, नील डाउन कर मुझसे माफ़ी मांगना, तो मैं तुरंत ही तुम्हें माफ़ कर दूंगा एंड फिर तमाशा करने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि भूल जाओ कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने वाली हूँ। जी को यहाँ पर गुस्सा आता है एंड वो कॉल कर मैनेजर को यहाँ पर बुला देता है, कहता है कि एक पागल औरत यहाँ पर मैडम लू के कमरे में बैठी हुई है, तो फिर आपको जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा। एंड यहाँ पर मैनेजर शॉक हो जाता है, तो वो अपने सभी गार्ड्स को सारी प्रिपरेशंस करके उसे फॉलो करने के लिए कहता है। एंड जी गुस्से में आकर शाह का गला पकड़ लेता है। इतने में यहाँ पर मैनेजर उस पर चिल्लाते हुए आता है। बाद में यहाँ पर जी उसे बताने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे बताता है कि शाह एक आउटसाइडर है जो यहाँ पर मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गई है। शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है, तो जी यहाँ पर उसे हंसने से मना कर देता है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे कॉन्सिक्वेंसेस बताने लगता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो सभी गार्ड्स यहाँ पर से तुम्हें घसीट कर धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लग जाती है कि अब मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि तुम आखिर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। माना कि मैं यहाँ पर जी के बच्चे के सामने प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे और जी से रिवेंज ही लेना चाहती हो ना। ये बात सुनते ही यहाँ पर मैनेजर शॉक हो जाता है, कहता है कि मियाँ यहाँ पर तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, आखिर ये किस तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर शाह तो तुम्हारी वाइफ है ना। जी कहता है कि वाइफ थी, अब वो मेरी वाइफ है भी नहीं, अब ये एकदम बिच की तरह बन गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ ना पीछा करती रहती है और कुछ भी नहीं, और मैं बहुत जल्दी से डिवोर्स लेने वाला हूँ। मैनेजर यहाँ पर उसे एक बार और पूछता है कि क्या तुम सच में इस लेडी को डिवोर्स देना चाहते हो। जी कहता है कि हाँ, ऐसे लोगों के साथ आगे रहना ही कौन चाहेगा, और कहता है कि ऐसी अनएथिकल वुमन के साथ मैं यहाँ पर नहीं रह सकता जो कि मेरे करियर को भी सपोर्ट नहीं कर सकती। साथ साथ मियाँ भी यहाँ पर सेमी पट्टी पढ़ाई जा रही थी। यहाँ पर शाह हंसते हंसते तालियां बजाने लगती है, कहते कि तुम मेरे साथ रहने के नशे में और तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे करियर को सपोर्ट नहीं किया है। दूसरा यहाँ पर जी मैनेजर को बताने लग जाता है कि किस तरीके से शाह ने यहाँ पर रियल एग्रीमेंट को चुरा है, या फिर क्या पता शाह यहाँ पर ही फेक एग्रीमेंट्स बना कर आई हो जिसमें कंपनी के फेक सील्स है। तो फिर यहाँ पर मैनेजर को गुस्सा आता है, वो गुस्से में यहाँ पर जी को और मियाँ को दोनों को थप्पड़ मार देते हैं, जो कि यहाँ पर
उनके एग्रीमेंट की बेइज्जती कर रहे होते। वो कहते कि ये सारी की सारी चीज़ें रियल है, तुम्हें ये सबको फेक क्यों लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर जीको और मिया को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर वो मैनेजर बताने लग जाता है कि सब कुछ सच है। एंड यहाँ पर मैडम शाह तुम्हारे लिए सारी चीज़ें साइन करने के लिए आई है। ये बात सुनकर जी सरप्राइज हो जाता है और शॉक भी, कहता है कि पॉसिबल है ही नहीं। शाह एक नॉर्मल सी लड़की है जो घर के काम धंधे किए करती है, घर के काम के अलावा इसे बिजनेस का तो बी तक नहीं आता होगा, और तुम यहाँ पर मुझसे ये कह रहे हो कि लू फैमिली की बेटी हो सकती है। ये चीज़ की पॉसिबिलिटी तो जीरो से भी ज़्यादा नीचे है। मैनेजर को यहाँ पर और गुस्सा आ जाता है, तो वो और एक थप्पड़ उन दोनों को लगा देता है। एंड यहाँ पर जी पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपनी इतनी अच्छी सी वाइफ को छोड़कर ऐसी इंसान के साथ रह रहे हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। जी को अभी भी यहाँ पर कुछ यकीन नहीं हो रहा था। मियाँ कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मैनेजर उसे दोबारा से थप्पड़ मारकर उसका मुंह बंद करवा देता है। जी कहता है कि इसका मतलब ये है ये इन्वेस्टमेंट शाह साइन करने के लिए है। फिर बाद में यहाँ पर वो शाह से कहने लग जाता है कि तुमने इन सारी चीज़ों में इस कंपनी के मैनेजर को भी अपने साइड पर ले लिया, तुमने ज़रूर यहाँ पर इसे पैसे दिए होंगे ये सारा भाषण कहने के लिए, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा नीचे गिर सकती हो मुझे पता भी नहीं था। यहाँ पर बाद में जी गुस्से में आकर शाह को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर शाह उसे ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है। कहती है कि याद है ना मैंने कल तुमसे क्या कहा था कि गलती से भी एक बार वापस से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। मियाँ यहाँ पर गुस्से में शाह पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पर चिल्लाने की, और तो यहाँ पर शाह उसे भी थप्पड़ मार देती है। फिर यहाँ पर वो मैनेजर से उसकी कॉर्पोरेशन को ख़त्म करने के लिए कह देती है, कहती है कि ध्यान रखना इसकी कंपनी में हमारे एक भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बचने चाहिए। जी यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे कॉर्पोरेशंस ख़त्म करोगी, अब नाटक बंद ही कर दो, आखिर तुम और मैनेजर मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर मैनेजर कॉल करवा कर उसी कंपनी को इंसॉल्वेंट करने के लिए बोल देता है, यानी कि बैंकरप्ट। तो यहाँ पर मियाँ होती है जो कहने लग जाती है कि तुमने ये जगह को चूज़ किया है अपना डिवोर्स साइन करने के लिए। कोई बात नहीं, ये जगह भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारी वेडिंग यहीं पर होने वाली है। जहाँ पर शाह बोलती कि तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मियाँ कहते कि देखना वहाँ पर मिस्टर लू फैमिली की रियल लेडी आएगी, तब देखना वो तुम दोनों का बैंड कैसे बजाती है। एंड वो दोनों फिर यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। फिर इसके जाने के बाद यहाँ पर मैनेजर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो शाह से कहने लग जाता है कि अगर आप चाहो तो मैं उन दोनों का अच्छे से ठिकाना लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर शाह से कुछ भी करने से मना कर देती है। कहती कि देखो यहाँ पर उन्हें हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, जितने दुख और दर्द है, जितने शॉक्स और सरप्राइज़ है उन्हें यहाँ पर मैं देती रहूँगी, और आगे की मेरी प्लानिंग और भी अच्छी होने वाली है। दूसरी यहाँ पर वो वैंग को कॉल लगा लेती है वेडिंग के प्रिपरेशंस को पूछने के लिए। वैंग कहता है कि आपके अकॉर्डिंग सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है एंड मेरी बेटी बहुत खुश होगी ये चीज़ जानने के बाद कि आप उसके लिए ये सब कर रही हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उस वेडिंग की शुरुआत करने के लिए कह देती है, जहाँ पर वैन अपने सभी बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देता है। साथ साथ ये भी कहता है कि लू फैमिली की यंग लेडी यहाँ पर आने वाली है, तो याद रखना उन्हें हमें अच्छे से ग्रीट करना है और उनकी सेवा उनकी सर्विस हमें बड़े अच्छे से करनी होगी। एंड यहाँ पर सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर हम जी और मियाँ को देखते हैं जो कि शाह की बात को लेकर मजाक उड़ा रहे रहते हैं। मियाँ कहते कि देख रहे थे किस तरीके से अपनी जिंगे मारे जा रही थी, देख लेना बहुत जल्दी वो तुम्हारे पास रोते हुए आने वाली है एंड वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेगी और अपनी इस चीज़ों का अपनी एक्शंस का बहुत रिग्रेट करने वाली है। इतने में यहाँ पर वो लोग एक वेडिंग को देखते हैं जो कि वैंग की बेटी की होती है। तो फिर यहाँ पर लोग डरने लग जाते हैं कि अगर वैंग को पता चला ये स्पेशल ओकेजन सिर्फ उसकी बेटी का नहीं बल्कि हमारा भी है, तो वैंग तो गुस्से में आ जाएगा और यंग लेडी भी हमें नहीं बचा पाएंगे। सभी लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैंग जो होता है वो अंडरग्राउंड का डॉन होता है जो कि यहाँ पर सुधर कर अपना बिजनेस टिकाने के लिए है। तो सभी लोग यहाँ पर वैंग से तो ऐसे ही डरते। तो फिर यहाँ पर मियाँ और जी रेडी होने के लिए निकल पड़ते। रेडी होने के बाद यहाँ पर उनके रिलेटिव्स आ जाते हैं जो आती उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर मियाँ और जी कहने लग जाते हैं कि हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हमारी वेडिंग हॉल होने वाला है। एंड वो सभी लोग वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर सारा का सारा जो डेकोरेशन था वो चाइनीज़ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हुआ था। एंड यहाँ पर उसके अंकल जैसे कहने लग जाते कि कितनी गंदी डेकोरेशन की है, इतने पुराने ज़माने वाले चाइनीज़ ट्रेडिशन को फॉलो करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर आते मेरी आंखें बंद होने लग जा रही है। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो फिर उन सभी को अपना काम रोकने के लिए कहता है एंड इम्पल्सिव होकर वो चीज़ों को यहाँ से वह उड़ाकर फेंकने लग जाता है। इतने में यहाँ पर मैनेजिंग आ जाता है तो अब वहाँ पर मैनेजिंग वाला जो पर्सन होता है वो उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जी उसे सारा का सारा डेकोरेशन हटाकर मॉडर्न डेकोरेशन डालने के लिए कहता है। वो मैनेजर साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि आप कौन हो और आपके कहने पर हम ये सारी डेकोरेशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑलरेडी थीम चाइनीज़ ही कहा गया था। फिर यहाँ पर जी और
मियाँ गुस्से में आ जाते, साथ साथ उनके अंकल एंड सभी लोग मिलकर यहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लग जाते। जीक तो यहाँ तक कि उस मैनेजर को लात तक मार देता है। फिर इतने में यहाँ पर आ जाती है शाह, जो इन सारे सिनेरियो को देखकर बहुत ज़्यादा ही हंस रही थी। फिर उसे याद आता है कि जीकी और मियाँ की भी वेडिंग इसी हॉल में है, लेकिन वो शायद ये नहीं तो उसे किसी हॉल में होने वाली है। मियाँ यहाँ पर शाह को देखकर शॉक हो जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तर यहाँ से वो उसे जाने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर मियाँ को लगता है कि शायद से शाह यहाँ पर जिसे माफ़ी मांगने के लिए ही है। वो कहते हैं कि अरे वाह, तुम इतना जल्दी रिग्रेट करोगी मुझे पता नहीं था। ऐसे भी तुम सही समय पर आई हो, हमारी वेडिंग की शुरुआत अभी तक हुई ही नहीं है। लेकिन क्या करें, माफ़ी मांगने पर भी जी तुम्हें माफ़ करने ही नहीं वाला है। यहाँ पर शाह हंसने लग जाती है। साथ साथ जी भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। रिलेटिव्स को समझ नहीं आता कि आखिर शाह है कौन। उन्हें शाह के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। मियाँ यहाँ पर उन्हें शाह का इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। कहती है कि शाह कोई नहीं है, बस एक आवारा लड़की है जो कि यहाँ पर जी के प्यार में पागल हो चुकी है। जी के बारे में रिजेक्ट करने पर भी वो जी के से साथ चिपकी हुई ही है और जी के पीछे पीछे आती जाती है। वो हमारे वेडिंग हॉल तक पीछा करेगी, मुझे तो ये पता भी नहीं था। साथ साथ यहाँ पर जी जो है वो शाह को वार्निंग देने लग जाता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, अगर रुकना भी है तो तुम रुक सकती हो, लेकिन चुपचाप बैठना, क्योंकि क्या है ना, ये वेडिंग और ये ओकेशन मेरी और मियाँ के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। तो फिर यहाँ पर अगर तुमने कोई भी चीज़ यहाँ की वहाँ की तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारा ड्रामा पुनः ख़त्म कर दूँगा। शाह कहती है कि कौन सा ड्रामा, अभी तक ये ड्रामा तो खत्म हुआ ही नहीं है, मैं अपना पूरा शो देखकर यहाँ से जाने वाली हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो चेयर पुल कर बैठ जाती है। जब मैनेजर समझ जाता है कि आज तो पूरा डिजास्टर आने वाला है, तो तुरंत ही भाग जाता है बैंक को ये सारी बातें बताने के लिए। दूसरे यहाँ पर जी होता है जो कि उससे बोलने लग जाता है कि देखो शाह, तुम यहाँ पर हमारी वेडिंग पर भी आने का डिजर्व नहीं करती हो। जितने रिलेटिव्स होते हैं वो शाह को वहाँ से भगाने लग जाते। अंकल कहते कि अब क्या फ़ायदा बेटा, तुम तो यहाँ पर उसे डिजर्व करती ही नहीं हो। मियाँ यहाँ पर उसे कहने लग जाती हो कि जाने तो नजी, रहने दो इसे यहाँ पर, आखिर इसे भी तो पता चले कि इसने कितना बड़ा डायमंड खोया हुआ है। शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि वो डायमंड है या फिर डॉग है वो तो तुम्हें खुद ब खुद शादी के बाद पता चल ही जाएगा। मियाँ कहती है अच्छा, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि तुम फील क्या कर रही हो। यहाँ पर तुम्हारी वेडिंग हो नहीं पाई ना, इस वजह से तुम यहाँ पे मुझसे और जेलस फील कर रही हो ताकि तुम यहाँ पर इस वेडिंग को बर्बाद कर सको। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शाह कहते कि तुम तो वेडिंग को ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी हो, मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों की तोड़फोड़ तुम और कर लो, क्या पता कि बैलेंस इक्विलाइज हो जाए। दूसरा हम यहाँ पर मैनेजर को देखते जो कि फटाक से जाकर ग्रूम को ये सारी बातें बता देता है। एंड ग्रूम यहाँ पर अपना बेसबॉल बैट लेकर निकल पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर जी होता है जो कि शाह से कहता है लगता तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पास तुमसे ज़्यादा पैसे। एंड यहाँ पर वो सभी को ऑर्डर देता है सारी चीज़ें स्मैश करने के लिए। शाह कहते कि मियाँ तुम क्यों रुकी हो, तुम क्या डर रही हो चीज़ों को ख़राब करने से। मियाँ यहाँ पर जाकर पूरे एक टेबल को उलट फुलट कर देती है एंड प्रूव कर देती है कि वो किसी से डरती नहीं है। दूसरा यहाँ पर ब्राइड होती है जो कि अपनी ग्रूम को ढूंढते हुए आई थी। एंड वहाँ की ड्रेसर उसे बताने लग जाती है कि अभी अभी ग्रूम यहाँ पर ही बैठे थे, लेकिन मैनेजर ने आके कहा कि कोई तो पूरे के पूरे वेडिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस वजह से वो लोग यहाँ से भागकर चले गए हैं। एंड बाद में यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि देखा, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को स्मैश कर लिया, अब देखना ये जगह कितनी ब्यूटीफुल बनने वाली है जहाँ पर जीकी और मियाँ की वेडिंग हेल्ड होगी। यहाँ पर शाह भी हंसी रही होती है, साथ साथ यहाँ पर उसके रिलेटिव्स रुकते ही नहीं है, अभी भी वो लोग चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक रहे होते हैं। शाह को पता होता है कि बहुत जल्दी ये लोग ये सारी चीज़ें रिग्रेट करने वाले हैं। एंड इतने भी वहाँ पर ग्रूम आ जाता है जिसका नाम होता है फू। और यहाँ पर फू उन सभी को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। जी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, तो फिर मियाँ यहाँ पर उसे सारी स्टोरी बताने लग जाती है कि देखो जी, मुझे पता चल गया कि आखिर तुमसे डाइवोर्स क्यों चाहती थी। यहाँ पर शाह तुम्हें डाइवोर्स इसलिए चाहती थी ताकि यहाँ पर वो अपने ग्रूम के साथ में शादी कर सके। इसे देखो, ये तो चाइनीज़ कपड़े पहन कर आया हुआ है, वो भी वेडिंग वाले ग्रूम के, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इन दोनों की शादी जो होने वाली है। यहाँ पर जी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरा यहाँ पर फू होता है जो कि उन्हें वार्निंग देने लग जाता है और उन्हें तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए कहता है। जी यहाँ पर गुस्से में आकर फू को तो सीधा मार ही देता है और वो उसे इतना मारता है कि वो रुकता भी नहीं है। यहाँ तक कि शाह भी उसे नहीं रोकती है क्योंकि शाह को पता होता है कि अब उसे कितना इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने जो मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है बैंक का
टोक्यो उसे कह रहा होता है कि हम आपका एंट्रेंस में इंतजार कर रहे हैं, आखिर आप कब तक आएंगी। तो फिर शाओ ने बताने लग जाती है कि वो तो ऑलरेडी वेडिंग हॉल में बैठी हुई है। तो फिर यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है देरी से आने के लिए। शाओ कहते हैं कि थोड़ी और देरी मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी वेडिंग तो ख़राब हो ही चुकी है एंड यहाँ पर आपके सन इन लॉ को कोई तो एक पागल इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा मार रहा है। वैंग यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड गुस्से में यहाँ पर वो अपने सभी गात को सारे प्रिपरेशंस करने के लिए कहता है। मियाँ बाद में यहाँ पर वो से कहने लग जाती है कि देखा तुम्हारी बदकिस्मती, यहाँ पर शाओ के साथ में शादी करने का क्या अंजाम होता है। शाओ बहुत ही बड़ी बैड लक है, वो सबकी लाइफ में सिर्फ अंधकार लेकर आ सकती है। शाओ यहाँ पर हंसने लग जाती है और वो जी को और मियाँ को आखिरी वार्निंग देती है, कहती है कि देखो मैं तो तुम्हें कुछ करने वाली हूँ नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूँगी। यहाँ पर समय है तो अभी के अभी माफ़ी मांग लो, वरना एक बार समय निकल गया तो माफ़ी मांगने में बहुत देरी हो जाएगी। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि माफ़ी और हम तुम्हारे फियांसे से क्यों ही मांगेंगे। जी यहाँ पर शाओ को बोलता है कि काम करो, तुम नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगो, मुझसे बैक करो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे फियांसे को कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पर शाओ से कुछ करने से मना कर देती है। तो वो यहाँ पर जी वाइन की बोतल को लेकर आता है। वो यहाँ पर उसे एक आखिरी वार्निंग देता है, कहते हैं कि देखो तुम मुझे इतना मार चुके हो, इसका अंजाम तो ऑलरेडी बुरा होने ही वाला है, लेकिन अपनी हदों को पार मत करो। एंड यहाँ पर जी जोर से वो बॉटल उसके ऊपर फेंकने वाला था कि इतने में ही वैंग और उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। एंड वैंग यहाँ पर अपनी गन का इस्तेमाल कर उस बॉटल को वहीं पर तोड़ देता है। एंड यहाँ पर जी वैंग को वहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर फू के फियांसे और इसका फादर इन लॉ वैंग उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पर फू ने बताने लग जाता है कि ये सब कुछ जी और उसकी इस वाइफ की वजह से हुआ है, जहाँ पर ये लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। यहाँ पर फू की वाइफ को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड सिया यहाँ पर डैड से कहने लग जाती है कि उन्होंने मेरी फियांसे की इंसल्ट करने की कोशिश की है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बाकी तो यहाँ पर जो जी के रिलेटिव्स होते हैं वो डरने लग जाते हैं वैंग को देखकर, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अब समझ आता है कि उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर बाद में यहाँ पर जी माफ़ी मांगते हुए चला जाता है वैंग के पास भी, ये कहते हुए कि उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एंड यहाँ पर वैंग बिना कुछ उसकी बात सुने गुस्से में यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे इस वेडिंग हॉल को ख़राब करने की और मेरी बेटी की वेडिंग को इस तरीके से तहस नहस करने की। यहाँ पर बाद में मियाँ शॉक हो जाती है, जहाँ पर वो सिया से पूछती कि तुम्हारी वेडिंग का हॉल था। सिया कहती कि हाँ, नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि इतनी सजावट तुम्हारी वेडिंग के लिए की जाती। एंड यहाँ पर मियाँ बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाती है। जी कहता लेकिन यहाँ की जो वेडिंग हॉल है वो तो शाओ के नाम पर बुक थी। तो फिर मैनेजर उन्हें बताने लग जाते हैं कि हाँ, ये वेडिंग हॉल मिसेस शाओ के नाम पर ही बुक थी एंड डेकोरेशन और उनकी वेडिंग भी यहीं पर थी, लेकिन उन्होंने अपनी वेडिंग का ओकेजन पास ऑन कर दिया मिस्टर वैंग की बेटी के लिए और वो ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट की डेकोरेशन, सारी चीज़ें उन्हीं के अकॉर्डिंग की गई है। बाद में यहाँ पर जी सारा का सारा इल्ज़ाम लगाने लगता है शाओ पे एंड यहाँ पर वो शाओ के ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज मुझे ये सब चीज़ भुगतनी पड़ेगी। बाद में यहाँ पर सिया अपने डैड से कहती है कि हम खड़े खड़े ये तमाशे को क्यों देख रहे, मैं इन सब के पैर काटना चाहती हूँ। तो फिर वैंग यहाँ पर सभी गार्ड्स को ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उन सभी को रोकने लगती है, माफ़ी मांगती है एंड सारा ब्लेम डाल देती है शाओ पर। कहती है कि शाओ को पता था कि ये आपकी बेटी की वेडिंग है, अगर उसने हमें पहले ही बता दिया होता तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी हुई ही नहीं होती और वेडिंग हॉल भी अभी तक सेम और डिट्टो पहले जैसा ही होता। अगर आपको किसी के पैर काटने हैं तो शाओ के काटिए। साथ साथ जी भी यहाँ पर मियाँ का साइड लेने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ शाओ को उसके चेयर से उठाकर वैंग के सामने ला देती है, कहते कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है, अभी के अभी यहाँ पर मिस्टर वैंग से नील डाउन करके माफ़ी मांगो। और तो यहाँ पर मिस्टर वैंग डायरेक्टली यहाँ पर मियाँ को थप्पड़ मार देते हैं। कहती है कि कौन होती हो तुम मुझे मेरा काम सिखाने वाली, एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस शाओ के सामने अपनी आवाज़ उठाकर बात करने की, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है करके। जी कहता है कि मिस्टर वैंग इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये तो बस एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ है, घर के काम धंधे करती है। वैंग यहाँ पर हंसते हंसते जी के पास आता है। जी को लग रहा था कि अब वो उसके साइड होगा, लेकिन वैंग यहाँ पर उसे बहुत जोर से चाटा मार देता है। यहाँ पर जी समझने लग जाता है कि शाओ के शायद से कोई तो बड़ी आइडेंटिटी होगी, या फिर क्या पता शाओ का और मिस्टर वैंग का कोई पुराना रिश्ता हो, इस वजह से यहाँ पर वो उसकी साइड ले रहा है। तो वह यहाँ पर वो वैंग या पॉजिटिव बोलना शुरू कर देता कि तुम्हें पता है मैं शाओ का हस्बैंड हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके हस्बैंड को थप्पड़ मारने की। अब यहाँ पर वो शाओ को अपनी वाइफ बताने लग जाता है और गुस्से में आकर वैंग को थप्पड़ भी मार देता है। दूसरे यहाँ पर शाओ भी मिस्टर वैंग को बताने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसकी वाइफ थी,
अब मैं इसकी वाइफ रही हूँ, हमारा तो डाइवोर्स कब का हो गया। आज तो मेरी शादी यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन ये शादी मुझे कैंसिल करनी पड़ी इस लड़की की वजह से, क्योंकि इसने मुझ पर चीट किया है और वो भी इस लड़की के साथ में। और तो ये लड़की मियाँ और उसके बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट भी है। ये सारी बात सुनते हुए जी शॉक हो जाता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की। फिर बाद में यहाँ पर जी चला जाता है शाह के पास में और वो उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो ना, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम मुझे इस मगरमच्छ के मुंह में इस तरीके से नहीं छोड़ सकती, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती हो। शाह कहती किस बात की तुम हस्बैंड हो, यहाँ पर तुमने मुझ पर चीट किया है। फिर वो वापस से बताने लग जाता है कि मैंने तुम पर चीट नहीं किया है, मैं तो यहाँ पर मियाँ की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। इतना सब भाषण देने के बाद शाह यहाँ पर मिस्टर वांग से कहने लग जाती है अब आपको जी की बातों से समझ आ गया होगा कि मेरा और जी का कोई रिश्ता है ही नहीं, तो फिर आपको मेरी फीलिंग्स कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए आपके सन इन लॉ को कितनी ज़्यादा चोट पहुंची है, तो फिर इस पर ज़रा सी भी दया मत खाना। एंड फिर यहाँ पर मिस्टर वांग के ऑर्डर देने पर उसके सभी कास्ट जो होते हैं उन सभी लोगों को एक एक करके बड़ी ज़ोर ज़ोर से पिटना शुरू कर देते हैं। एंड बाद में यहाँ से शाह चली जाती है जहाँ पर लू से पिकअप करने के लिए आया होता है। एंड यहाँ पर लू अपने सिस्टर शाह पे बहुत ज़्यादा ही प्राउड था, क्योंकि यहाँ पर शाह ने रोने धोने के बदले अपने खुद के लिए स्टैंड लिया और अपने खुद के जस्टिस के लिए फाइट किया है। एंड बाद में यहाँ से वो दोनों जाने लग जाते हैं, जहाँ पर दूसरी और मियाँ और जी को तो धक्के मारकर उस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि ज़रूर उसने उस वैंग के साथ में नाइट स्पेंड की होगी, अपनी बॉडी को सेल किया होगा, इस वजह से वो खड़ूस वैंग उसका साइड ले रहा था। यहाँ पर मियाँ भी कहती है कि देखा शाह कितने बुरे इंसान है, तुम तो उसे डिज़र्व करते ही नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हो जो कि मैं हूँ। अच्छा वो हमने जो कुछ भी शाह के साथ किया वो। एंड फिर इतने में यहाँ पर जी को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंस था, क्योंकि यहाँ पर जी की कंपनी से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को बाहर निकाल रहे हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी गिव अप कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे जल्द से जल्द कंपनी में बुला रहा था। तो फिर यहाँ पर जी मियाँ के साथ कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब क्विट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो लोग अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर निकाल रहे थे, यानी कि कंपनी बहुत जल्दी डूबने वाली है और उसको डूबने में कुछ ज़्यादा घंटों नहीं लगेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ये तक कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आज क्या किया है, तुम्हें तो हम इस इंडस्ट्री से ही बैन करने वाले हैं। जी यहाँ पर चीज़ें समझाने लग जाता है कि मैं इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकता हूँ, हम इसका सोल्यूशन बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास करने के लिए रेडी था ही नहीं, और वो लोग अपनी पोजीशन को क्विट कर वहाँ से चले जाते हैं। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहती कि सब कुछ बस शाह की वजह से ही हो रहा है, शाह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बैड लक है और वो एक काले जादू जैसी लड़की लगती है मुझे। फिर बाप ने यहाँ पर जी भी कहता है कि मैं घर जाकर उस शाह को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतने में वहाँ पर लॉयर आ जाता है, जो कि शाह का लॉयर होता है, एंड यहाँ पर वो एग्रीमेंट्स लेकर आया हुआ था, जहाँ पर जी को अब उसके घर से निकाल दिया जाता है। बाद में यहाँ पर जी गुस्सा करने लग जाता है, कहता है कि वो निकम्मी हाउसवाइफ मुझे मेरे घर से कैसे निकाल सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो मेरी ही पैसों का खा रही है, मेरी ही पैसों के कपड़े पहन रही है। जिसके बाद में यहाँ पर लॉयर उसे याद दिलाने लग जाता है कि लगता है आप भूल चुके हो, आपकी कंपनी को शुरुआत करने के लिए ढेरों इन्वेस्टमेंट चाहिए थे, जहाँ पर सबसे बड़ा कैपिटल आपको मिसेस शाह ने ही दिया था, जिसकी वजह से आपकी कंपनी स्टार्ट हो पाई थी। मियाँ कहते कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और हम क्या कर सकते, उसने खाली कंपनी को शुरुआत करने के लिए कैपिटल ही तो दिए थे, लेकिन ये कंपनी जी की मेहनत से बनी बड़ी है और जी के बलबूते पर, तो फिर ये सारा क्रेडिट जी को ही जाता है। यहाँ पर वो लॉयर बोलने लग जाता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा तुम दोनों गिरे हुए हो, लगता है तुम्हें चीज़ें याद नहीं है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड की गई है वो मिसेस शाह के थ्रू ही की गई है। फिर यहाँ पर जी हंसने लग जाता है, कहता है कि ठीक है घर ही लेना है ना ले लो, ऐसे भी शेयर्स, कंपनी, कार, सारी चीज़ें तो मेरे नाम पर ही है। तो फिर यहाँ पर लॉयर उसे याद दिलाता है कि लगता है तुम्हें भूलने की कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ियाँ तुमने खरीदी है भले ही वो तुम्हारे नाम पर हो, लेकिन उसके पैसे तुम्हें सिर्फ शाह नहीं दिए हैं ना, और तुम्हारे पास जितने भी एसेट्स हैं भले ही वो तुम्हारे नाम पर हो, लेकिन जो पैसे हैं वो मिसेस शाह ने दी है, तो लीगली उन सभी की ओनर मिसेस शाह ही होती है। यहाँ पर मियाँ कंफ्यूज हो जाती है, कहती कि सारी चीज़ें तुमने शाह ने दिलाई है, यानी कि शाह कुछ ज़्यादा ही अमीर है। लॉयर यहाँ पर बताने लग जाता है कि मिसेस शाह के पास में पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है, उल्टा वो तो अपने स्टैंडर्ड्स को छोड़कर लोअर स्टैंडर्ड्स में रहने के लाई थी, ताकि यहाँ पर जी को बुरा ना लग जाए। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शाह और उसके भाई लोग को, जहाँ पर उसे एक इवेंट के बारे में बता रहा होता है, एंड ये इवेंट शाह के लिए बनाया गया है,
जहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि लू फैमिली की बेटी शाह अब वापस आ चुकी है बिजनेस टाइकून बनने के लिए। यहाँ पर शाह मना तो करती है लेकिन लू से कुछ बोलने से मना करता है क्योंकि शाह ये सारी चीज़ें डिजर्व करती आ रही है और अब तक यहाँ पर लू ने शाह की बात सुनी थी, तब यहाँ पर शाह को अपने भाई लू की बात सुननी पड़ेगी। फिर दोस्त यहाँ पर जी सोल्यूशन निकाल रहा होता है। इतने में यहाँ पर उसके लवर भागते हुए सोल्यूशन लेकर आ जाती है। कहती है कि मैंने अभी अभी सुना है एक इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है जहाँ पर लू फैमिली की मिसेस लू यानी कि यंग लेडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा एंड यहाँ पर वो इवेंट उनके लिए बनाया गया है क्योंकि वो बहुत जल्दी बिजनेस वर्ल्ड में रिटर्न आ रही है, तो फिर हम उस इवेंट में जा सकते हैं एंड मुझे लगता है कि शायद से उस इवेंट में शाह भी होगी और अगर हम उनके सामने प्रूव कर दे कि शाह की एडल्टरी की वजह से यहाँ पर हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है तो फिर यहाँ पर वो शाह का साइड छोड़कर तुरंत ही हमारे पास आ जाएगी सिग्नेचर करने के लिए। एंड यहाँ पर जी को इसका आइडिया बड़ा पसंद आता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाह और लू को देखते हैं जो कि इस इवेंट में रेडी होकर जा रहे थे एंड यहाँ पर लू ने शाह के लिए सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार खरीदी थी। साथ ही उस कार की डिक्की में यहाँ पर उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा बुके सेट होता है। शाह कहते कि तुम तो मुझे स्पॉइल करके रख दोगे। लू कहते कि देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें नहीं बिगाड़ूंगा तो और कौन बिगाड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर शाह को याद आता है कि उसके भाई की दी हुई नेकलेस उसने पहनी नहीं है तो वो उसे लेने जा रही थी, लेकिन लू उसे यहीं पर इंतजार करने के लिए बोलता है और खुद वो नेकलेस लेने के लिए अंदर चला जाता है। फिर दूसरे हम यहाँ पर जी को देखते हैं जिसकी कार को यहाँ पर सील करके ले जाया जा रहा था। जी उन्हें मना तो करता है लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो लॉ को ब्रेक कर रहा है। इतने में यहाँ पर जी के फ़ोन में एक वीडियो आ जाता है जहाँ पर शाह के हाथ में बहुत प्यारा सा बुके होता है। जी यहाँ पर अपना डिलीवरी वर्ल्ड में आ जाता है और उसे लगता है कि शाह ने यहाँ पर ये बुके उसके लिए मंगवाया होगा ताकि कल की चीज़ को लेकर वो उससे माफ़ी मांग सके एंड वो घर के यहाँ पर ही उसका इंतजार कर रही है। तो फिर यहाँ पर वो मियाँ को लेकर चला जाता है जहाँ पर वो बड़ी सी फरारी को देखकर शॉक हो जाता है, साथ साथ उसके हाथ में बुके भी। फिर मियाँ से कहते कि देखा मैंने तुमसे कहा था कि घूम फिर कर लड़की मेरे पास ही आने वाली है। बाद में यहाँ पर वो कार की फील लेने लग जाता है और कार में बैठकर बस एकदम रॉयल्टी वाली फील आती है। उसे समझ आता है कि उसकी पुरानी वाली कार शाह ने क्यों सील करवा दी ताकि वो उसे इस न्यू कार के साथ गिफ्ट कर सके। बाद में यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाती है कि देखना हम हमारे बेबी के फर्स्ट चेकअप के लिए इसी कार में बैठ कर जाएंगे। बाद में यहाँ पर जी बाहर आकर उसे कार की कीज मांगने लग जाता है। कहते हैं कि देखो तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी ना, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, अब तुम मुझे कार की कीज दे सकती हो। यहाँ पर शाह हंसने लग जाती है, कहती है कि तुम कितने ज़्यादा बेशरम हो सकते हो, तुम्हें क्यों लगता है कि ये कार मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ली होगी। बाद में यहाँ पर जी कहने लगता है कि ठीक है तुम क्या चाहे कि मैं तुमसे माफ़ी मांगू, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगकर उसे कार की कीज मांगने लग जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शाह बस हंसी जा रही थी। मियाँ कहने लगते हैं कि अब अपना नाटक बंद भी करो, हमें पता है कि तुम अपनी बॉडी को सेल क्या करती हो ये सारे एक्सपेंसेस को एंजॉय करने के लिए और तुमने ये सब कुछ जी के लिए किया है। अब चुपचाप यहाँ पर मुझे कार की कीज दे दो। और यहाँ पर शाह कार की कीज के बदले उसे एक जोर से थप्पड़ लगा कर देती है एंड यहाँ पर जी और मियाँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि हम पुलिस में कंप्लेंट कर ही रहेंगे। तो फिर ड्राइवर कहते हैं कि जाओ जाकर कह देना कि तुम यहाँ पर फ्री में राइड करने के लाए थे तो वो तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। उसके वहाँ से जाने के बाद एक बाइसिकल वाला होता है जो कि उन्हें यहाँ पर राइड के लिए पूछ रहा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर उस इवेंट के बाहर सभी गेस्ट खड़े हुए थे जहाँ पर वो लोग दूर से आ रहे हुए जी और मियाँ को देख लेते। बाद में यहाँ पर जी और मियाँ उतर कर जा रहे थे तो फिर बाद में वो साइकिल वाला ड्राइवर उनसे पैसे मांगने लगता है एंड यहाँ पर उनके पास 2 रुपये ही होते हैं। तो फिर वो ड्राइवर भी उन पर चिल्ला देता है एंड उनके यहाँ पर आने के बाद वहाँ के गेस्ट जी का मजाक उड़ाने लग जाते, कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे दिन आ गए जहाँ पर तुम्हें साइकिल पे से राइड लेकर आना पड़ रहा है और वो लोग हंसने लग जाते हैं। बाद में दूसरा वाला गेस्ट बोलता है कि जाने भी दो, तुमने देखा नहीं वो कितनी बड़ी अच्छी सी कार थी, ऐसे लग रहा था कि लेटेस्ट मॉडल वो यहाँ पर लेकर आए हो। और इस तरीके से वो लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे जहाँ पर जी गुस्से में आकर उन्हें सुनाने लग जाता है। तो फिर वो लोग भी यही कहते हैं कि तुम्हारे साथ हम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों ही कर रहे, तुम जैसे को तो इस इवेंट में आना भी नहीं चाहिए। और वो लोग उस इवेंट की ओर जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर ढेर सारी कार्स आती हैं, साथ साथ एक स्पोर्ट्स कार। तो फिर यहाँ पर उन्हें समझ आ जाता है कि इसके अंदर लू फैमिली की यंग लेडी होगी एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जी सोचने पड़ जाता है कि ये कार तो मुझे कुछ देखी से लग रही है एंड जैसे यहाँ पर वो उस कार में से शाह को बाहर निकलते हुए देखता है वो शॉक हो जाता है। फिर वापस से वो अपना डिलीवरी रीज़न शुरू कर देते हैं कि क्या पता यहाँ पर उसे सारी कार्स को रेंट पर लिया हो और सभी के सामने बस होशियारी मारने के लिए आ गई है।
फिर जी यहाँ पर शाह को वार्निंग देने लग जाता है कि इस शो में आकर यहाँ पर हमारा खेल ख़त्म करने की कोशिश करना भी मत। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उससे इन्विटेशन मांगने लग जाते हैं, तो फिर यहाँ पर शाह साफ साफ कह देती है कि तुम के यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हो जहाँ पे मुझे तुम्हें इन्विटेशन दिखाना पड़ेगा, और ऐसे भी मुझ जैसे लोग यहाँ पर विदाउट इन्विटेशन ही आया करते। तो फिर वो लोग यहाँ पर उस पर हंसने लगते। लेकिन यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर बाहर आकर शाह को खुद पिकअप करने के लिए होता है। कहता है कि चेयरमैन ने ऑर्डर दिया था कि हम आपको यहाँ पर एंट्रेंस से एंड तक लेकर चले जाएं। फिर बाद में यहाँ पर वो अंदर चली जाती है जहाँ पर गार्ड्स मियाँ और जी को हटाने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उन्हें लगने लग जाता है कि क्या पता यहाँ पर शाह का चक्कर उस चेयरमैन के साथ में चल रहा हो, इस वजह से यहाँ पर वो चेयरमैन उससे इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर यंग लेडी आएगी तो फिर हम उन्हें सारी बातें बता देंगे, और तो उसकी नज़र यहाँ पर यंग लेडी के सामने और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। शाह बाद में यहाँ पर सभी गेस्ट के साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रही होती है। इतने में वहाँ पर जिया आ जाता है जो कि ड्रिंक्स के ग्लास को ही फेंक देता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ड्रिंक करते हुए। एंड यहाँ पर एक इंसान होता है जो कि शाह के लिए स्टैंड लेने वाला था, बट यहाँ पर शाह उसे रोक कर खुद अपने लिए स्टैंड लेती है और जी को जोर का थप्पड़ मार कर देती है। एंड बाद में यहाँ पर जी उन सभी के सामने शाह पर चिल्लाने लग जाता है, और बाद में वो स्टेज पर जाकर शाह की चीज़ों के बारे में बताने लग जाता है कि शाह के पास यहाँ पर मल्टीपल मैन है, वो अलग अलग रिच मैन को सेड्यूस कर दी है ताकि वो लोग यहाँ पर उसके ऊपर पैसे खर्च कर पाए। शाह यहाँ पर उसकी बातों को सुन रही थी। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है जो कहने लग जाता है कौन है वो जो यहाँ पर शाह को हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। बाद में यहाँ पर मियां सभी को बताने लग जाती है कि ये इंसान भी उसके मिस्ट्रेस में से एक ही है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे, साथ साथ शाह और भी किसी अलग अलग लोगों के साथ में है। यहाँ पर सभी गेस्ट को समझ आ रहा होता है कि ये दोनों कोई पागल ही है जो कि इस पार्टी में आकर इन दोनों के खिलाफ ही बोले जा रहे हैं। बाद में यहाँ पर मिस्टर ली को गुस्सा आता है जहाँ पर वो मियाँ को और जॉर्जी को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह उसे इन्फॉर्मेशन बताने लग जाती है जो कि शाह के ही होते हैं, एंड यहाँ पर शाह की आइडेंटिटी अब जाकर रिवील होती है जहाँ पर वो लोग अपने डिलीवरी वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं। एंड जी को अब उस पर यकीन होने लग जाता है। जी पूछा कि आखिर तुमने मुझसे इतनी सच्चाई छुपा कर क्यों रखी। शाह से बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी को टेस्ट कर रही थी, और ऐसे भी ये टेस्ट मैं रिवील करने वाली थी। मैंने यहाँ पर सीक्रेटली तुम्हें हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है। मैं जब अपनी आइडेंटिटी वेडिंग वाली रिंग रिवील करने वाली थी उसके एक दिन ही पहले यहाँ पर तुमने अपना रियल फेस दिखा दिया और मेरी जान छूट गई। फिर बाद में उसे यहाँ पर वो और भी डॉक्यूमेंट्स देती है जो कि मियाँ के अगेंस्ट होते हैं, और कहने लग जाती कि देखा मियाँ कह रही थी ना कि उसे बीमारी है। मियाँ को कोई बीमारी नहीं है, उसकी फुल बॉडी एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। और रही बात तुम्हारे बच्चे की, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो तो किसी और का बच्चा है, जहाँ पर उस इंसान ने अपने बच्चे को अपनाने से डिनाई कर दिया। तो फिर यहाँ पर मियाँ तुम्हारे पास आ गई और तुम्हारे साथ उसने ऐसी ऐसी चालें चली कि अब यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि वो बच्चा तुम्हारा है। ये सारे के सारे सबूत देखकर जी तो शॉक हो जाता है और वो गुस्से में आकर मियाँ को थप्पड़ ही मार देता है, जहाँ पर मियाँ उसे उसके ऊपर भरोसा करने के लिए बोल रही थी। अनगार्ड्स होते हैं जो कि उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाद में यहाँ पर जी की आंखें खुलती है और वो शाह से माफ़ी मांगता है, लेकिन माफ़ी भी सिर्फ इसलिए मांग रहा था क्योंकि शाह के पास पैसे हैं और उसे पैसे की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर वो मैनेजर बताने लग जाता है कि आपकी कंपनी तो पूरी तरीके से डूब चुकी है, आप जो कुछ भी कर ले, जब तक यहाँ पर यंग लेडी रेडी नहीं होती तब तक आपकी कंपनी को कोई बचा नहीं सकता। एंड शाह भी यहाँ पर उसी कंपनी को बचाने से साफ साफ मना कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो ये भी कह देती है कि तुम्हें जितनी माफ़ी मांग ली है मांग लो, जितना रोना है रो लो, जितना नील डाउन बो डाउन करना है कर लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड अब यहाँ पर मैं तुम पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। एंड वो अपने भाई लू के साथ वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर लू गार्ड्स का ऑर्डर देता है कि उसे उसके अंडरग्राउंड वाले जेल में डाल दिया जाए। वहीं यहाँ पर मियाँ को उसके किए की सज़ा मिलती है, साथ साथ यहाँ पर लू को उसकी कर्म की सज़ा मिलती है। एंड यहाँ पर हमारी शाह का रिवेंज पूरा हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करने वाली है बिजनेस वर्ल्ड में। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।